Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet U, along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed 15 sentences of the words that starts with English alphabet T. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है अम्ब्रेला. जिसका स्पेलिंग हो गया UMBRELLA. और इसका हिंदी मतलब हो गया छाता. अम्ब्रेला का हिंदी मतलब हो गया छाता. अब इसका जो इंग्लिश स्पेलिंग हो जाएगा, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर्म हो जाएगा, वो है अ पोर्टेबल कैनोपी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन और सन. पोर्टेबल कैनोपी यानी अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एक पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक टेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें बारिश और धूप से बचाता है. ठीक है, पोर्टेबल कैनोपी यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन और सन. इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड अम्ब्रेला. अम्ब्रेला छाता सबको जानता है. उसी को अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा अ पोर्टेबल कैनोपी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन और सन. सो इट वाज द फर्स्ट explanation for the word umbrella. Our second word is यूनिफॉर्म, जिसका स्पेलिंग हो गया UNIFORM. यूनिफॉर्म का हिंदी मतलब हो गया वर्दी. और इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये जाएगा अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लोथ्स worn by members of the some organization or group. A particular set of clothes worn by members of the same organization or group. ठीक है, ये कपड़ों का एक सेट है जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप के सदस्यों के द्वारा पहना जाता है. लाइक स्कूल में चिल्ड्रंस का जो यूनिफॉर्म होता है वो सबका सेम होता है. अलग अलग स्कूल का भले अलग अलग यूनिफॉर्म हो जाता है, लेकिन अगर एक ही स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका यूनिफॉर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्दी यानी यूनिफॉर्म. सो इट वॉज द सेकेंड वर्ड. आवर थर्ड वर्ड इज यूटेंसिल. जिसका स्पेलिंग हो गया UTENSIL. यूटेंसिल का हिंदी मतलब हो गया बर्तन. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो गया अ टूल और कंटेनर यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस स्पेशली इन अ किचन. किचन. देखिए, ये एक औजार है या एक ऐसा ऐसा चीज़ है जिसमें चीज़ों को रखा जाता है. ठीक है, नहीं बर्तन क्या है, बर्तन खास करके किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं. ठीक है, स्पेशली इन किचन यानी खास तौर पे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़, तो उसी को हम लोग कहेंगे बर्तन जिसमें चीज़ों को रखा जाता है. सो इट वॉज द थर्ड वर्ड यूटेंसिल, जिसका हिंदी मतलब हो गया बर्तन. अब फोर्थ वर्ड इज अपडेट. जिसका स्पेलिंग है UPDATE. और हिंदी में भी इसे हम लोग कहेंगे अपडेट या फिर ताज़ा तरीन. अब इसका जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर्म है ये हो जाएगा टू ब्रिंग समथिंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट्स. टू ब्रिंग समथिंग अप टू डेट. ठीक है, किसी चीज़ को एकदम समय अनुसार लाना, चाहे वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानकारी की मदद से हो या फिर उसको लेटेस्ट सुधार की मदद से हो, किसी भी तरीके से हो, वो जाएगा अपडेट. उसी को हम लोग कहेंगे अपडेट करना. सो इट इज द फोर्थ एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड अपडेट. इट वाज आवर फोर्थ वर्ड. Our fifth word is usage. यूजेज का स्पेलिंग हो गया USAGE. और हिंदी में इसका मतलब हो गया उपयोग. यूजेज का हिंदी मतलब हो गया उपयोग. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो गया द वे इन विच समथिंग इज यूज्ड और द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड. द वे इन विच समथिंग इज यूज्ड और द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड. ठीक, जिस तरीके से किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है उसी को कहेंगे यूज. जिस चीज़ को जितने मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर किसी भी मात्रा में किस तरीके से या फिर किसी भी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसी को कहेंगे यूसेज. इट इज द फिफ्थ वर्ड यूसेज. नाउ आवर सिक्स्थ वर्ड इज यूनिक. यूनिक मतलब अद्वितीय, अनोखा. इसका स्पेलिंग हो गया UNIQUE.
UNIQUE, यूनिक का हिंदी मतलब हो गया अद्वितीय। इसका हिंदी मतलब हो गया अद्वितीय। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड अनलाइक एनीथिंग एल्स। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, अपने प्रकार का एक तरीके का होना, बाकियों की तरह नहीं हो पाना, ठीक है, बाकियों की तरह नहीं होना, उसी को कहेंगे यूनिक। अपने में, अपने प्रकार में कुछ अलग होना, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार में एक अलग तरीके का होना, अनलाइक एनीथिंग एल्स, बाकियों की तरह नहीं, तो उसी को कहेंगे यूनिक, अद्वितीय, अनोखा। सो इट वॉज अवर सिक्स्थ वर्ड। Now let's move to our seventh word. Our seventh word is universe. Our seventh word is universe. जिसका स्पेलिंग हो गया UNIVERSE। UNIVERSE। यूनिवर्स का हिंदी मतलब हो गया ब्रह्मांड। यूनिवर्स का हिंदी मतलब हो गया ब्रह्मांड। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ऑल ऑफ स्पेस इंक्लूडिंग ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन इट। ठीक है, पूरा का पूरा आसमान, ऑल ऑफ द स्पेस इंक्लूडिंग ऑल द स्टार्स। अब उस आसमान में तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा ब्रह्मांड बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। ओके, तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जो है वो हो गया ऑल ऑफ स्पेस, चाहे जितना भी आसमान है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टार्स। अब उस आसमान में तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, फिर मीटियोर भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब हमारा यूनिवर्स में आ जाता है, ब्रह्मांड में आ जाता है। सो इट इज़ द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड यूनिवर्स। नाउ आवर एट्थ वर्ड इज अंडरस्टैंड। आवर एट्थ वर्ड इज अंडरस्टैंड, जिसका स्पेलिंग हो गया UNDERSTAND। UNDERSTAND। अंडरस्टैंड का हिंदी में मतलब हो गया समझना। अंडरस्टैंड का हिंदी मतलब हो गया समझना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ये टू परसीव द मीनिंग ऑफ समथिंग, टू ग्रास्प द आइडिया और कंसेप्ट। टू परसीव द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के अर्थ को जानना, ठीक है, किसी भी चीज़ के अर्थ को जानना, या फिर किसी भी आइडिया या फिर कंसेप्ट को लाना, ठीक है, उसको समझ जाना, उसको अच्छे से समझ जाना कि ये आइडिया या कोई भी चीज़ है, कोई भी विचार है, कोई भी कंसेप्ट है, तो वो कैसे काम कर रहा है। अगर किसी भी चीज़ की मीनिंग को डीपली अगर समझा जाएगा तो उसे कहेंगे अंडरस्टैंड। So it was our eighth word. Our ninth word is upset. Our ninth word is upset, जिसका स्पेलिंग हो गया UPSET। UPSET। और अपसेट का हिंदी मतलब हो गया उदास। अपसेट का हिंदी मतलब हो गया उदास। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि टू मेक समवन अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड और वरीड। टू, ओके सॉरी, इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नॉट द सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस नहीं बन रहा है। ये अपसेट का जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है वो जाएगा टू मेक समवन अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड और वरीड। किसी को दुख कर देना, उसको निराश कर देना, या फिर चिंतित कर देना, ठीक है, तो उसको कहेंगे उदास कर देना। किसी को दुखी कर देना, निराश कर देना या चिंतित कर देना, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो उदास हो जाता है, यानी अपसेट हो जाता है। सो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन टू मेक समवन अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड और वरीड फॉर द वर्ड अपसेट। इट वाज आवर नाइन्थ वर्ड। आवर टेंथ वर्ड इज अर्जेंट। आवर टेंथ वर्ड इज अर्जेंट। URGENT। अर्जेंट, इसका हिंदी में मतलब हो गया तत्काल। अर्जेंट का हिंदी में मतलब हो गया तत्काल। Now, the English explanation for this word is requiring immediate action or attention. Requiring immediate action or attention। ठीक है, requiring का मतलब हो गया जरूरत, इमीडिएट का मतलब हो गया तुरंत में, तत्काल में, एक्शन कार्यवाही या अटेंशन ध्यान केंद्रित। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे, किसी भी कार्य पे अगर तुरंत कार्यवाही चाहिए या उस पर ध्यान जाए किसी का, तो उसी को हम लोग कहेंगे तत्काल यानी अर्जेंट। ठीक है, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन और अटेंशन। सो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड अर्जेंट। इट वाज आवर टेंथ वर्ड। अब 11th वर्ड इज यूजलेस। अब 11th वर्ड इज यूजलेस, जिसका हिंदी हिंदी मतलब हो गया बेकार। इसका स्पेलिंग क्या है तो USELESS। USELESS, यूजलेस। हिंदी में मतलब हो गया इसका बेकार। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो नॉट फुलफिलिंग और नॉट एक्सपेक्टेड टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस और डिजायर्ड आउटकम। नॉट फुलफिलिंग और नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, या तो पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं कर रहा है या तो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, जो भी उद्देश्य लक्ष्य लेकर के चलना है उसको अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे यूजलेस यानी बेकार। नॉट फुलफिलिंग यानी पूरा नहीं कर पाना, और नॉट एक्सपेक्टेड यानी जैसा अनुमान ना हो, टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस, जो भी पर्पस से काम किया जा रहा है उस पर्पस को हासिल करने के लिए काम नहीं किया जा रहा तो उसी को कहेंगे हम लोग यूजलेस या फिर बेकार।
So it was our 11th word. Our 12th word is urban. Our 12th word is urban. अर्बन का स्पेलिंग URBAN, URBAN, और हिंदी में इसका मतलब हो गया शहरी। अर्बन का स्पेलिंग URBAN और हिंदी में मतलब हो गया शहरी। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटी और टाउन। रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिटी और टाउन, ठीक है, किसी शहर या नगर से रिलेट करना या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, ठीक है, किसी शहर या नगर से रिलेट करना, तो उसी को हम लोग कहेंगे अर्बन। अगर कोई शहर में रहता है या शहर को आप जानते हैं कि गाँवों की तुलना में कितना एडवांस्ड होता है, कितना बड़ा होता है, तो इसीलिए उसे शहरी, और उसे शहरी शब्द के लिए जो इंग्लिश में कॉमन वर्ड है वो है अर्बन। इट वॉज अवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज अर्ज। आवर 13th वर्ड इज अर्ज, जिसका स्पेलिंग है URGE, URGE। हिंदी में इसका मतलब हो गया आग्रह। अर्ज का हिंदी मतलब हो गया आग्रह। नाउ द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वर्ड इज टू स्ट्रांगली इनकरेज और परसुएड समवन टू डू समथिंग, ठीक है, टू स्ट्रांगली इनकरेज, किसी को इस तरीके से अधिक प्रोत्साहित करना कि कुछ कर जाए वो, ठीक है, स्ट्रांगली इनकरेज करना, बहुत ही इस तरीके से प्रोत्साहित करना कि वो कुछ कर जाए, उससे ऐसा आग्रह करना, उससे ऐसा अर्ज करना। तो to strongly encourage or persuade to do something is the English explanation for the word urge, जिसका हिंदी मतलब हो गया आग्रह। So it was our 13th word. Now our 14th word is upwards. Our 14th word is upwards. Upwards का spelling तो UPWARDS, UPWARDS। upwards का हिंदी में मतलब ऊपर की ओर। अपवर्ड्स का हिंदी में मतलब ऊपर की ओर, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अ हायर प्लेस और पोजीशन। इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अ हायर प्लेस और पोजीशन, ठीक है, उस दिशा में जो दिशा ऊंचाई की ओर ले जाता है या ऊंची स्थिति पर ले जाता है, ठीक है, तो इन अ डायरेक्शन, उस दिशा में टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, जो ऊंची दिशा, जो ऊंची स्थान पर ले जाता है या फिर ऊंचे जगह पर ले जाता है, तो इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अ हायर प्लेस और पोजीशन इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड अपवर्ड्स, जिसका हिंदी में मतलब है ऊपर की ओर। So it was our 14th word. Our 15th word is uncover. Our 15th word is uncover. Uncover. Our 15th word is uncover, जिसका स्पेलिंग हो गया UNCOVER, UNCOVER। अनकवर का हिंदी में मतलब हो गया खोलना। अनकवर का हिंदी में मतलब हो गया खोलना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये तो टू रिमूव अ कवर और लिड फ्रॉम समथिंग। टू रिमूव अ कवर यानी कवर को हटाना, और लिड, ठीक है, लिड का मतलब हो गया ढक्कन, फ्रॉम समथिंग किसी के ऊपर से, तो किसी के ऊपर से कवर को हटाना या फिर किसी के ऊपर से ढक्कन को हटाना, तो उसी को कहेंगे हम लोग अनकवर करना, यानी उसको खोलना, ठीक है, तो टू रिमूव कवर और लीड फ्रॉम समथिंग, किसी के ऊपर से ढक्कन या फिर किसी कवर को हटाना, ठीक है। अब ये अनकवर का मतलब खोलना, तो राज भी खोला जा सकता है, उस समय जरूरी है कि ढक्कन ही खोला जाता है, तो इस तरह की चीजों के लिए हम लोग अनकवर वर्ड यूज करेंगे। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया टू रिमूव अ कवर और लीड फ्रॉम समथिंग। इट वाज आवर 15th वर्ड। आवर 16th वर्ड इज अटर। Our 16th word is utter, इसका स्पेलिंग है UTTER, UTTER। अटर का हिंदी में मतलब हो गया पूर्ण। अटर का हिंदी में मतलब पूर्ण, और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो कंप्लीट और एब्सोल्यूट। कंप्लीट और एब्सोल्यूट, कंप्लीट का मतलब क्या हो गया तो पूर्ण, और एब्सोल्यूट का मतलब भी पूर्ण, पूरी तरीके से, ठीक? तो कंप्लीट और एब्सोल्यूट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड अटर। इट वाज आवर 16th वर्ड। आवर 17th वर्ड इज अपलिफ्ट। आवर 17th वर्ड इज अपलिफ्ट, जिसका स्पेलिंग है UPLIFT, UPLIFT। अपलिफ्ट का हिंदी में मतलब हो गया उठाना। अपलिफ्ट का हिंदी में मतलब हो गया उठाना। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू लिफ्ट समथिंग और समवन टू अ हायर पोजीशन। टू लिफ्ट समथिंग और समवन टू अ हायर पोजीशन, किसी चीज को या किसी को ऊंचे स्थान पर ले जाना। नहीं, टू लिफ्ट समथिंग किसी चीज को, और समवन यानी किसी को भी, टू हायर पोजीशन या ऊंचे स्थान पर ले जाना, तो उसी को हम लोग कहेंगे अपलिफ्ट करना या फिर उठाना। टू लिफ्ट समथिंग और समवन टू अ हायर पोजीशन इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड uplift. So it was our 17th word. Our 18th word is union. Our 18th word is union, जिसका स्पेलिंग हो गया UNION, UNION। यूनियन का हिंदी में मतलब हो गया संघ। यूनियन का हिंदी में मतलब हो गया संघ या फिर संगठन। अब इसका जो इंग्लिश एक्सप्लेन फॉर्म है
वो कि द एक्शन और फैक्ट ऑफ ज्वाइनिंग और बीइंग ज्वाइंड स्पेशली इन अ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, द एक्शन और फैक्ट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, वो क्रिया या फिर वो सच्चाई जिसमें किसी भी संस्था से ज्वाइन किया जा रहा है, खास करके किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर ज्वाइन किया जा रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे यूनियन होना। ठीक है, किसी राजनीतिक पार्टी से किसी राजनीतिक के संदर्भ में उसमें ज्वाइन होना, ठीक है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है, उसके संग सब लोग जुड़ रहे हैं। तो द एक्शन और फैक्ट ऑफ ज्वाइनिंग और बीइंग ज्वाइंट, तो वो कार्य का सच्चाई या फिर या तो जिसमें हम लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है, खास करके पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, तो हो जाएगा हमारा यूनियन। सो इट वाज अवर 18th वर्ड। अवर 19th वर्ड इज यूनाइट। अवर 19th वर्ड इज यूनाइट, जिसका स्पेलिंग हो गया UNITE। UNITE, और हिंदी में इसका मतलब हो गया एकत्र करना। ठीक है, यूनाइट का हिंदी मतलब हो गया एकत्र करना यानी जुड़ के रखना। अब इसका इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म है, यह है कि टू कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस और एक्शन। टू कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस और एक्शन, या तो लाना या तो आना या तो लाना। ठीक है, टू कम का मतलब आना और ब्रिंग टुगेदर मतलब लाना। ठीक है, तो या तो आना या तो लाना साथ में। ठीक है, टुगेदर का मतलब साथ में, तो या तो आना या तो लाना साथ में किसी एक कॉमन जिसका उद्देश्य एक ही हो। कॉमन का मतलब एक ही होना। ठीक है, तो पर्पस का मतलब उद्देश्य। तो आना या फिर लाना, जुटाना किसी चीज को एक उद्देश्य के लिए, एक काम के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनाइट, यानी एकत्र करना। So it was our 19th word unite, जिसका spelling UNITE. Now our 20th word is uncle. Our 20th word is uncle, जिसका spelling हो गया UNCLE। UNCLE, और हिंदी में इसका मतलब हो गया चाचा या फिर मामा। ठीक है, अंकल का हिंदी में मतलब हो गया चाचा या फिर मामा। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द ब्रदर ऑफ वंस पेरेंट और द हस्बैंड ऑफ वंस आंट। ठीक है, तो द ब्रदर ऑफ वंस पेरेंट यानी हाँ, द ब्रदर ऑफ वंस पेरेंट यानी कि माता-पिता हैं और पिता के जो भाई होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, उन्हीं को हम लोग अंकल कहते हैं। ठीक है, तो वही हो गया कि एक पेरेंट का भाई। ठीक है, तो या फिर और द हस्बैंड ऑफ वन्स आंट। ठीक है, किसी भी आंटी का हस्बैंड भी अगर होता है, तो उसे भी हम लोग अंकल ही कहते हैं। ठीक है, तो भाई का भाई सॉरी पिता का भाई हो, ठीक है, या तो किसी आंटी का हस्बैंड हो, तो उसे हम लोग अंकल कहेंगे या तो चाचा कहेंगे। सो इट वाज अवर 20th वर्ड अंकल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया चाचा या फिर मामा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर 21st word is underline. Our 21st word is underline. अंडरलाइन का स्पेलिंग तो UNDERLINE। UNDERLINE, और अंडरलाइन का हिंदी में मतलब हो गया नीला करना। और नीला करना जरूरी नहीं है, अंडरलाइन का हिंदी में मतलब हो जाएगा लकीर। लकीर लगाना। और ये लकीर लगाना किस चीज पे, किसी खास चीज को अंडरलाइन करना, उसके नीचे उसको अंडरलाइन कर देना। अब इसका जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है वो है टू ड्रॉ अ लाइन अंडर अ वर्ड और फ्रेज टू गिव एम्फेसिस और इंडिकेट स्पेशल टाइप। टू ड्रॉ अ लाइन अंडर अ वर्ड, ठीक, किसी एक शब्द के नीचे लाइन ड्रॉ करना, या किसी एक पैराग्राफ के नीचे, फ्रेज के नीचे भी लाइन ड्रॉ करना, ताकि उसको खास अहमियत दिया जा सके। ये तो टू ड्रॉ अ लाइन अंडर अ वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द या फिर फ्रेज के अंदर में लाइन ड्रॉ करना ताकि उसको उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। ये पढ़ते समय में कहा जाता है इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, तो वही अंडरलाइन यहाँ पे कहा जा रहा है। और सो इट वाज आवर 21st वर्ड अंडरलाइन। आवर 22nd वर्ड इज अनलोड। आवर 22nd वर्ड इज अनलोड, इसका स्पेलिंग हो गया UNLOAD। ठीक है, UNLOAD। यहाँ पे अनलोड को हिंदी में अनलोड ही लिखा गया है, लेकिन हिंदी में से हम लोग कह सकते हैं खाली करना या फिर हल्का करना। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये हो जाएगा टू रिमूव अ लोड और कार्गो फ्रॉम अ व्हीकल और शिप। ठीक है, किसी कार्गो से या फिर किसी गाड़ी से या किसी शिप से किसी कार्गो को उतारना या फिर उसको हटा देना। ठीक है, तो रिमूव अ लोड, रिमूव अ लोड, लोड और कार्गो यानी वजन। कार्गो का मतलब वो कंटेनर जिसमें चीज़ों को रखी जाती है, और वो कंटेनर कहाँ रखा जाता है, तो किसी गाड़ी में रहेगा या तो किसी शिप में रहेगा। तो टू रिमूव अ लोड यानी वजन को हटा देना किसी गाड़ी या फिर किसी जहाज से। टू रिमूव अ लोड ऑफ कार्गो फ्रॉम अ व्हीकल और शिप, इट इज द इंग्लिश explanation for the word unload. It was the 22nd word. Our 23rd word is usual. Our 23rd word is यूजुअल, जिसका स्पेलिंग हो गया USUAL। USUAL, और हिंदी में यूजुअल का मतलब हो गया सामान्य।
हिंदी में यूजुअल का मतलब हो गया सामान्य, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये समथिंग दैट इज डन, फाउंड और यूज्ड मोस्ट ऑफन, ऑर्डिनरी और टिपिकल। ठीक है, समथिंग दैट इज डन, वैसी चीज जो कि किया जाता है, फाउंड या तो मिल जाता है, और यूज्ड मोस्ट ऑफन या तो ज़्यादा अधिकतर इस्तेमाल में, आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑर्डिनरी और टिपिकल, ठीक है, आम सामान्य, बहुत ही सामान्य। जैसे एक पेंसिल का एग्जांपल हम लोग लें तो पेंसिल क्या है कि हर स्टेशनरी के शॉप में मिल जाता है, वो क्या कि नॉर्मली जनरल स्टोर में भी मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग किसी एक टॉय का बात करें, ऐसा रिमोट ऑपरेटेड टॉय जो कि सब जगह ना मिलता है, तो वो क्या हो गया, वो सामान्य नहीं रहेगा। सामान्य मतलब जो कि यूज्ड, जो कि सब जगह आसानी से भी उपलब्ध हो सके, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग सामान्य कहते हैं। तो उसे सामान्य के लिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जो है वो है समथिंग दैट इज डन, फाउंड और यूज्ड मोस्ट ऑफन, ऑर्डिनरी और टिपिकल। इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड यूजुअल। It was our 23rd word. Our 24th word is utterance. Our 24th word is utterance. इसका स्पेलिंग हो गया UTTERANCE, UTTERANCE, और इसका हिंदी में मतलब हो गया उक्ति। अटेंडेंस का हिंदी में मतलब हो गया उक्ति। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो समथिंग दैट इज सेड, स्पोकन वर्ड, स्टेटमेंट और वोकल साउंड। समथिंग दैट इज सेड, ऐसा चीज जो कि कहा गया है। अभी चाहे शब्द हो, सिर्फ एक शब्द हो, एक वर्ड हो, या फिर एक स्टेटमेंट हो, या फिर पूरा एक वाक्य हो, या फिर आवाज हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का आवाज हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे अटरेंस यानी उक्ति। तो समथिंग दैट इज सेड, अब ये जो सेड है ये तो एक स्पोकन वर्ड भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है और वोकल साउंड भी हो सकता है। सो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड अटरेंस यानी उक्ति। इट वाज आवर 24th word. Our 25th word is upcoming. Our 25th word is upcoming. Upcoming का स्पेलिंग UPCOMING, UPCOMING है। अपकमिंग का हिंदी में मतलब आगामी। ओके, आगामी यानी आगे जो आने वाला है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अपकमिंग। तो अपकमिंग हिंदी में मतलब आगामी, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर और फोर्थ कमिंग। ठीक है, नज़दीकी भविष्य में जो होने वाला है उसी को हम लोग कहेंगे अपकमिंग, और फोर्थ कमिंग का भी मतलब हो गया आगामी यानी आगे जो आने वाला है, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे आगामी या फिर अपकमिंग। हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर, निकटतम भविष्य में या फिर नज़दीकी भविष्य में जो होने वाला है, तो वो अपकमिंग इवेंट है यानी आगे का होने वाला घटना है। सो दीज आर द 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ इंग्लिश अल्फाबेट यू, एंड दीज वर्ड्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये वो 25 वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर इनमें से किसी भी वर्ड्स को समझने में या फिर मुझे समझाने में कोई परेशानी आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका, और व्हाट्सएप चैनल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।